लो जी, नमस्कार है, जय भारत है। मस्त शाम है, इस टाइम पे बजे अंदाज़न 6 बजे हैं। तो जैसे मैंने जिक्र किया है हमेशा कि ये जो शाम का समय होता है ना, स्पेसिफिकली 5 से 8, 5 से 9 का जो समय रहता है, ये हमें हमारे लिए भी समय चाहिए, जहाँ पे हम पार्क में बैठें, हल्की हल्की मध्यम धूप जब कम हो रही हो, सूर्यास्त हो रहा हो, उसको एंजॉय करें एंड फिर उसके बाद अपने लिए खेलें, फैमिली के साथ खेलें वगैरह ज़रूरी है। एंड इस टाइम पे मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ जो हमारे जो मित्र हैं या आप सब जो लोग हैं, तो अगर हम बिजनेस में हैं तो सोचो बिजनेस में हम अपनी शाम खराब कर देते हैं एंड ऑब्वियसली रात को घर तक पहुँचते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठते नहीं हैं एंड सुबह सिंस जल्दी उठते नहीं हैं तो बस वो मेजरली हैवी ब्रेकफास्ट या हैवी लंच ब्रंच करके फिर बिजनेस में चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम इंजॉय कब करते हैं? सैटरडे को भी बिजी होते हैं, संडे को भी बिजी होते हैं बिजनेसेस में, तो या कभी कभी अगर बीच में से निकल भी लें तो सिर्फ एक हॉलिडे के लिए चले जाते हैं कभी कभी। हाँ, ये है कि पैसा कमा रहे होते हैं एंड हम भी सोचते हैं कि उस पैसे को क्या करेंगे, आराम से जाके डिनर करेंगे, मतलब डिनर करेंगे, मगर अपने लिए सेहत के लिए तो या ऐसे मौसम का तो लुत्फ लिया ही नहीं फैमिली के साथ। एंड उस डिनर में भी फ़ोन बज रहे होते हैं हमारे, यानी कि फैमिली बैठी होती है टेबल पे, कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होता है मगर हमारे फ़ोन बज रहे होते हैं। एंड ऐसे ही अगर हम जॉब में हैं तो इस समय तो हम कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करके दिखा रहे होते हैं कि देखो जी मैं भी लेट सिटिंग करता हूँ, और स्पेसिफिकली अगर बॉस बैठा है तो हम उसको ऑब्लाइज करने के लिए बैठे होते हैं, या अगर पीयर प्रेशर में कोई और पीयर कलीग बैठा है तो उसके चक्कर में हम बैठे होते हैं। या आजकल काम ही इतना दिया जा रहा है, हम सारे घोड़ों को गधे बना रखा है, इतना काम दे रखा है। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम क्लाइंट के पीछे पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा बिजनेस खराब है, बिजनेस करना ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेसमैन नहीं होंगे तो हमें कई तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नहीं मिलेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोफेशनल्स होने ज़रूरी है, नहीं तो हमें कई तरह की सर्विसेज नहीं मिलेंगी। नौकरी वाले लोग होने चाहिए ताकि अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने वाले लोग हों। मगर मैं ये भी कहता हूँ कि कहीं पर तो एक डिमार्केशन करना पड़ेगा ना, कहीं पर तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि मैं अपनी शाम खराब कर रहा हूँ, अपना दिन खराब कर रहा हूँ। ठीक है, हमें काम करना है, काम करने का एक समय होना चाहिए, 8 से लेके 5 बजे तक, या मे बी 9 से लेके 5 बजे तक, या कुछ तो एक टाइमलाइन होनी चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट हम खेलें, हम अपने लिए वक्त गुजारें। एंड मैं समझता हूँ कि ये तीनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, मगर मैंने ऐसा समझा है कि एक समय ऐसा आना चाहिए जब आपको पता हो कि हाँ, आपने ये मेहनत करके सैटरडे संडे भी खराब करके बहुत मेहनत करी और पैसा कमाया। मस्त कोयल की आवाज़ आ रही है ना, क्या मस्त कोयल की आवाज़ है। तो ये जो पैसा कमाया है, इस पैसे को अब सही मायने में पैसा खुद कमाने पे लगाएं, ये सक्षमता लेनी ज़रूरी है। नेवरदलेस मैं इसके ऊपर और चर्चा में बार बार करता रहूँगा, मुझे नहीं पता कि किसको ये दिल की बात दिल तक छू जाए। एंड आप में से कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यार दिल की बात दिल को छू गई, तो मेरे को लगता है कि अगर किसी भी एक पर्सन की ज़िंदगी में एक चेंज आ जाए कि हाँ यार, बात तो ये सही कह रहा है कि जो हमने पैसे जोड़े हैं कहाँ तक एंड है, एंड इस पैसे को अल्टीमेटली खुद ही पैसा कमाने पे लगाते हैं, और हम जरा थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में बिजनेसेस करते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी करते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में अगर जॉब करें तो करते हैं, या नहीं तो जॉब नहीं करेंगे तो फिर अपना काम करेंगे, सिंपल है, मगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, ताकि ऐसी मस्त शाम को हम बर्बाद ना करें। ये जो हर रोज की जो शाम है, हर रोज का जो सुबह का दिन का सवेर है, हाँ बीच में 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूरा काम करवा लो यार। एंड फिर चाहे, मतलब मेरा कहने वाला है कि आप उस केस में तो मैं यूं कहूंगा कि सैटरडे संडे भी काम कर लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपको हर रोज के लिए फैमिली टाइम मिल जाए, मी टाइम मिल जाए, वी टाइम मिल जाए, खेलने को मिल जाए, सूर्य अस्त मिल जाए, ऐसे पक्षियों की आवाजें मिल जाएं, तो ऐसे कहीं शहर जाके सेटल हो जाओ। कहाँ मुंबई, दिल्ली और ऐसे कई तरह के मेट्रो सिटीज के बागडोर में भाग रहे हो। अब बातें हैं कुछ डेरिवेटिव्स के ऊपर बातें करते हैं ना। तो जैसे मैं जिक्र किया है कई बार कि डेरिवेटिव्स जो है, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने पिछली सारी वीडियोस देख ली हैं जिसमें मैंने जिक्र किया है कि डेरिवेटिव्स किसके लिए यूज होता है एंड वर्ल्ड में डेरिवेटिव्स की पैदाइश कैसे हुई। तो अब मैं यहाँ पे ये जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे डेरिवेटिव्स मैंने कई बार जिक्र किया है कि 1200 से 1500 ट्रिलियन डॉलर का साल में डेरिवेटिव्स होता है। अंदाजन हर रोज 5 ट्रिलियन डॉलर का डेरिवेटिव्स ट्रेड होता है हर रोज, है ना। एंड एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS बोलते हैं उसको, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे www.bis.org, तो वहां पे आपको ओपनिंग स्टेटमेंट दिखेगा कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो भारत में जितने भी बैंक्स हैं उनका
बैंकर्स बैंक है, ऐसे ही वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनका बैंकर्स बैंक है। यानी कि ऑब्वियसली डीप स्टेट माफिया ने, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बैंक्स क्यों बनाए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैंक्स बनाए गए। पिछली कुछ वीडियो में मैंने जिक्र भी किया करे होगा। एंड उन बैंक्स में पर्टिकुलरली जैसे कोई भी वर्ल्ड का कोई भी सेंट्रल बैंक जो मेजरली चलाता है इकोनॉमी को या मे बी वर्ल्ड में कई तरह का प्रभाव रखता है, वो डीप स्टेट द्वारा ओन्ड है या बैक्ड है, ये याद रखना हमेशा। एंड यही सेंट्रल बैंक के ऊपर जो अथॉरिटी है, जो कि हम बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट समझते हैं, ये सारा एक तरह से जो भी डेरिवेटिव्स होता है वर्ल्ड में उसका एक डाटा कंपाइल रखता है अपने पास। एंड उसकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये डाटा इतना ह्यूमंगस होता है, हर 3 साल के बाद पब्लिश होता है। यानी कि हर साल पब्लिश भी नहीं होता है, हर 3 साल के बाद पब्लिश होता है। एंड वहां पे जब आप डाटा को देखेंगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि 1200 से 1500 ट्रिलियन डॉलर जो हर साल डेरिवेटिव्स होता है, या मे बी जो लास्ट पब्लिश डाटा है वहां पे अगर आप उसमें देखेंगे तो अंदाजन 700 से 800 ट्रिलियन डॉलर का आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स खड़ा होगा जब आप देखेंगे उस वेबसाइट को। एंड आप डेफिनेशन भी देखना कि BIS क्या करता है, यानी कि बैंकर्स बैंक ऑफ द ऑल द सेंट्रल बैंक्स है। तो उसके तहत आप देखेंगे कि अंदाजन 90 से लेके 96% करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स होते हैं। एंड मात्र सिर्फ 2% इक्विटी डेरिवेटिव्स होता है, और अंदाजन 2% कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स होता है, जैसे ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है वगैरह। ये कोयल की आवाज इतनी मस्त है ना, मजा आ रहा है ना। वाह वाह वाह। ऐसे छोटी छोटी चिड़ियां आती हैं, वो बचपन में जो से आती है ना, छोटी छोटी स्पैरोज, कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी आते हैं, पैरट्स आते हैं, मजा आ जाता है देखकर। एंड यहाँ पे बैठ के बड़ा मस्त मजा आ जाता है ना। जितना जुनून डेरिवेटिव्स सीखने में और करने में था, जब मैं ट्रेजरी डेरिवेटिव्स में गया तो क्या मस्त डेरिवेटिव्स सीखे, मार्केट सीखे। जो मजा आता था ना उससे कई ज्यादा मजा यहाँ पे आता है। या मैं कहूँ कि जितना मजा अपने पैसे को पैसा कमाने में आता है ना, उससे कई ज्यादा मजा यहाँ पे बैठने में आता है। एंड यहाँ के बराबर का मजा जो आता है ना वो खेलने में आता है, मस्त। तो ये जो डेरिवेटिव्स है, इसका जो ये जो मैंने आपको बाइफर्केशन बताया वो इसलिए था कि आपको ये पता लगे कि वर्ल्ड में अगर कोई आदमी कहे कि मेरे को इक्विटी डेरिवेटिव्स आता है, या मैं इक्विटीज के ऊपर पुट करता हूं, कॉल करता हूं, निफ्टी के ऊपर पुट करता हूं, कॉल करता हूं, कोई शेयर्स के ऊपर पुट करता हूं, कॉल करता हूं, या गोल्ड सिल्वर या कोई कॉमोडिटी के ऊपर खेलता हूं, उसको तब भी 4% से ज्यादा डेरिवेटिव्स नहीं आ सकता। यानी कि इसका मतलब उसको तब भी डेरिवेटिव्स नहीं आ सकता, आप यूं समझो। क्योंकि वर्ल्ड में जो मेजर डेरिवेटिव्स होता है वो करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में होता है, और करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो मेजरली ओवर द काउंटर होते हैं। यानी कि जो डेरिवेटिव्स होता है, यानी कि अगर आपको डेरिवेटिव्स करना हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू हेज या कॉन्ट्रैक्ट टू स्पेकुलेट करना हो, तो 2 तरह के काउंटर्स हैं। एक है एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर, एक है ओवर द काउंटर। एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर यानी कि जो हम एक्सचेंज पे जाके डेरिवेटिव्स करते हैं, जैसे निफ्टी पे करते हैं, NSE पे सॉरी, या जैसे MCX पे करते हैं। यानी कभी भी हम कोई एक्सचेंज पे जाके डेरिवेटिव्स करते हैं, चाहे शेयर्स में करें, चाहे करेंसी में करें, जैसे डॉलर रुपी, डॉलर येन, ये भी ट्रेड होते हैं हमारे NSE पे। यानी एक्सचेंज पे कोई भी तरह का डेरिवेटिव करें वो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स है। जैसे कि MCX पे करें तो वो भी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स है। मगर यही अगर हम बैंक्स के ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट से करें तो उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। तो जो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स है वो वर्ल्ड में हर साल अंदाजन उसमें मोटा मोटा 90 से 95% डेरिवेटिव्स होता है। यानी कि बाकी 5% डेरिवेटिव्स मेजरली एक्सचेंज पे होता है। इसका मतलब ये असली समझ डेरिवेटिव्स की करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स वाले लोगों को ही हो सकती है। एंड वो भी कौन से वाले, वो वाले लोग होंगे जो बैंक के ट्रेजरी डेरिवेटिव्स में ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स करते होंगे। यानी कि इसका मतलब बहुत ही चंद लोगों को समझ आता है डेरिवेटिव्स, एंड उन्हीं चंद लोगों को समझ आता है कि डेरिवेटिव्स का प्रभाव क्या बनेगा शेयर मार्केट पे, करेंसी मार्केट पे, इंटरेस्ट रेट मार्केट पे, कमोडिटी मार्केट में, कोई भी मार्केट पे, इवन क्रिप्टो मार्केट पे, या इवन कोई भी इकोनॉमिक हैपनिंग्स पे, या कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनेंगी आने वाले समय में। इसलिए मैं कहता हूं कि जो डेरिवेटिव्स हैं, जो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स आज मार्केट माफियाज या डीप स्टेट बनाते हैं, वो ये सोच के बनाए जाते हैं कि आने वाले समय में, मैं अपने माथे की ये देख रहा था, ये जो माथे की जो लकीरें होती हैं ये बताती हैं कि आपका कौन सा प्लैनेट पावर्स ऑफ यूनिवर्स में स्ट्रांग है। यानी कि ये जो आईब्रो के पास होता है इसको मंगल बोलते हैं, मंगल, ये मंगल,
यानी कि मंगल स्ट्रांग है ना। और जो बीच वाला रहता है ये शनि है, शनि। और उसके ऊपर ये गुरु, यानी कि ये देखो गुरु की लाइन कितनी मस्त आ रही है ना, गुरु की लाइन। इसका क्या सिग्निफिकेंस है आने वाले समय में वीडियोस में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए डेरिवेटिव्स में आपको ये समझ आया कि ओवर द काउंटर मेजर डेरिवेटिव्स होता है, एंड उसमें भी चंद लोग हैं जिनको समझ आता है। एंड हिंदुस्तान में ये चंद लोग 300-400 हैं, वर्ल्ड में 3000-4000 हैं। आगे की गुफ्तगू फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे, अब मेरा खेलने का समय हो रहा है। जय भारत है।